इकोनॉमिक्स में आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं या जो हमने पहले टॉपिक डिस्कस किए हैं जैसे मनी एंड बैंकिंग, उससे से रिलेटेड या उससे से क्लोजली एक छोटा सा टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं कैशलेस ट्रांजैक्शन का। कैशलेस ट्रांजैक्शन के नाम से ही आप लोगों को पता चलता है ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें जो मनी है यूज नहीं होती। ठीक है, मनी यूज नहीं होती तो ओरिजिनल फॉर्म कि वो जो मनी है वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में यूज नहीं होती। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा मनी बैंकिंग में कमर्शियल बैंक्स के बारे में पढ़ा, मनी के बारे में पढ़ा, बैंकिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा, आरबीआई के बारे में पढ़ा, रेट्स डिस्कस की जो डिफरेंट रेट्स थी। ओके, बट आई हैव मैसेज फॉर यू कि मैंने आप लोगों को होमवर्क प्रोवाइड किया था बट नन अमंग यू टेकिंग एनी इंटरेस्ट इन दैट। आप में से कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं कि हाँ हमें करना चाहिए या वी कैन डू दैट। नो, नबडी इज टेकिंग इंटरेस्ट, सो प्लीज ट्राई टू क्रिएट योर इंटरेस्ट बिकॉज ये ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी ईजी से है, इन्हें आप बहुत ईजिली कवर अप कर सकते हैं। ओके, तो आज टाइम वेस्ट ना करके हम अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक क्या है? कैशलेस ट्रांजैक्शन। कैशलेस ट्रांजैक्शन मतलब एक ऐसे ट्रांजैक्शन, एक ऐसा लेन देन जिसमें पैसा यूज तो हो रहा है बट वो दिख नहीं रहा। ठीक है, पैसा यूज तो हो रहा है बट वो कहीं पे भी दिख नहीं रहा। इसमें क्या है? कैशलेस ट्रांजैक्शन में मनी जो है अपने ओरिजिनल फॉर्म में यूज यहाँ पे नहीं हो रही। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से कैशलेस ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या होता है कैशलेस ट्रांजैक्शन? देखिए, cashless transaction is a system in which money is not used physically in the form of coins, currency, etc., but used in its digital form between the two parties. ओके, कैशलेस ट्रांजैक्शन एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मनी जो है अपने फिजिकली फॉर्म में यूज नहीं होती। फिजिकल फॉर्म कैसा? कॉइन्स या करेंसी के फॉर्म में, बट कौन से फॉर्म में यूज होती है? अपने डिजिटल फॉर्म में। ठीक है, कैशलेस ट्रांजैक्शन इज अ सिस्टम इन व्हिच मनी इज नॉट यूज्ड फिजिकली इन द फॉर्म ऑफ coins or currency etc., but used in its digital form
इंडिया को डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ लेकर के जाना था इंडियन बैंकिंग सिस्टम को। सेकेंड, आरबीआई को अपने खर्चों को कम करने के लिए भी ये सिस्टम चाहिए था। और थर्ड, इंडिया के मार्केट में ई कॉमर्स और ई बिजनेस को एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाने के लिए, स्टार्टअप इंडिया को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाने के लिए भी कैशलेस ट्रांजैक्शन बहुत जरूरी था। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है कि कैशलेस ट्रांजैक्शन होता कैसे सॉरी कैशलेस ट्रांजैक्शन होता क्या है। अब कैशलेस ट्रांजैक्शन की आपने डेफिनेशन देख ली, इसको अच्छे से देख लीजिए। मैं साइड हो गई हूँ ताकि आप लोग अच्छे से इसको राइट डाउन कर सकें। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगर ये तो इसके प्रॉपर डेफिनेशन है कि कैसे होता है, आप इसे ये भी कह सकते हैं कि विदाउट एक्सचेंज ऑफ मनी, विदाउट एक्सचेंज ऑफ मनी जो ट्रांजैक्शन होती है कि बिना मनी के आदान प्रदान, बिना मनी के एक्सचेंज के जो ट्रांजैक्शन होती है इन डिजिटल फॉर्म, किस फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में, वो आपका क्या होता है, कैशलेस ट्रांजैक्शन होती है, कैशलेस ट्रांजैक्शंस में इंक्लूड होती है। ओके, ये इसकी कैशलेस ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन हो गई। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसके ना कौन कौन से मेथड है, कौन कौन से मीन्स हैं जिससे हम कर सकते हैं कैशलेस ट्रांजैक्शन। बहुत ही कॉमन से रहने वाले हैं जो लोगों को पता भी होगा, मीन्स और इंस्ट्रूमेंट्स। देखिए कौन कौन से तरीके होते हैं जिनसे हम कर सकते हैं। पहला सभी ने देखा होगा तो एटीएम से कर सकते हैं। ओके, सेकंड थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं। चेकबुक से आप कर सकते हैं, थ्रू स्वाइप मशीन से आप कर सकते हैं, थ्रू मोबाइल ऐप्स कर सकते हैं। और एक जो आपने कभी नहीं सुना होगा वो क्या है, बाय यूएसएसडी टेक्निक। यूएसएसडी टेक्निक के थ्रू भी आप कर सकते हैं। देखिए ये मैंने 6 यहाँ पे आपके मेन लिखे हैं जिनके थ्रू आप क्या है कर सकते हैं, क्या बोलते हैं इसे, कैशलेस ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले एटीएम से कैसे कर सकते हैं कैशलेस ट्रांजैक्शन। अगर आपको जिसको पैसे देने हैं उसका आईएफएससी कोड, उसका बैंक अकाउंट नंबर, ये सब पता है तो आप पैसा ट्रांसफर वहाँ करवा सकते हैं। ये कैशलेस ट्रांजैक्शन होती है और ये मोस्टली आपको करंट अकाउंट में ही मिलती है। वैसे आपको नॉर्मल अकाउंट में भी मिलती है, बट आपको सेलर का क्या पता होना चाहिए, उसका आईएफएससी कोड पता होना चाहिए, उसका बैंक अकाउंट नंबर पता होना चाहिए, उसकी बैंक की मतलब आपके पास बैंक की पूरी डिटेल होनी चाहिए। ओके, सेकंड है तो इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग तो बना ही इसलिए है ताकि आप क्या है बिना बैंक में लाइन में लगे अपनी ट्रांजैक्शन कर सकें। ओके, वो तो बना ही इसलिए है। चेकबुक से कैसे कर सकते हैं आप, चेक निकाला, साइन किया और दे दिया, जिस पर्सन को देना है उसको दिया, उसे जाके बैंक में जमा करवाया और आपकी पेमेंट हो गई। इसमें क्या कहीं आपको अपने हाथ से पैसा उठा करके देना पड़ा, कहीं पे भी नहीं देना पड़ा। ठीक है, ये भी कैशलेस ट्रांजैक्शन में इंक्लूड होता है। उसके बाद आता है स्वाइप मशीन। स्वाइप मशीन आपने देखा होगा या कॉमनली आपको स्वाइप मशीन देखने को मिलते हैं बड़े बड़े मॉल्स में, जहाँ पे क्या होता है आपके पास एक स्वाइप कार्ड होता है, उसको आप जैसे मशीन में स्वाइप करते हैं ऐसे करते हैं तो क्या है आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली जो अमाउंट डिडक्ट करनी होती है वो डिडक्ट हो जाती है। क्रेडिट कार्ड वाला सिस्टम होता है ये स्वाइप मशीन वाला। उसके बाद है मोबाइल ऐप। मोबाइल ऐप में पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, ये सब क्या है, अमेजोन हो गया, एयरटेल मनी बैंक हो गया, ये सब क्या है मोबाइल ऐप्स हैं जो क्या करती हैं आपका कैशलेस ट्रांजैक्शन में आपकी हेल्प करती है। अब
कि कौन सा बैंक में आपका अकाउंट है ये पूछा जाता है। मान लीजिए आपका अकाउंट है SBI में, तो आपने SBI पे क्लिक किया और उसके बाद आपने मोबाइल नंबर डाला, आपकी डिटेल्स आ गई। उसके बाद आपसे पूछता है डू यू हैव ATM है आपके पास, तो उसकी डिजिट्स मांगता है, जो ATM नंबर होता है वो मांगता है, CVV मांगता है और एक और चीज मांगता है कि आपका एक्सपायर कब होने वाला है। ये तीनों चीजें मांगता है और उसके बाद वो आपको पिन जनरेट करने के लिए बोलता है। चाहे तो आप वही पिन रख सकते हैं जो आपका ATM का है, या आप एक नया पिन भी वहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसको एंटर करते ही क्या होगा, आपका एक मोबाइल ऐप के थ्रू ट्रांजेक्शन आप कर सकोगे। उसके बाद आपने क्या काम किया, मान लीजिए आपने उसी दिन ऑनलाइन शॉपिंग की, आपने मिंत्रा से कुछ मंगवाया और वहां पे आपने देखा कि पे थ्रू पेटीएम पे लिखा हुआ है, पे थ्रू ई-वॉलेट पे लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, पेटीएम पे क्लिक करेंगे, वहां पे अमाउंट डालेंगे और जस्ट एंड जस्ट आपको अपना पेटीएम पिन एंटर करना है और आपकी पेमेंट हो जाएगी, ठीक है। कितना ईजी है ना ये, कि आपके घर बैठे बैठे ही आपकी ट्रांजेक्शन हो गई, आपको ना कहीं जाना पड़ा, ना किसी से पैसे लेने पड़े, ना किसी को देने पड़े, डायरेक्टली अपने घर बैठे बैठे जो है ये सारा काम किया। और इन सभी जो मोबाइल ऐप है, इनकी जो अहमियत है ना, वो आम लोगों को कब पता चली है, कोरोना का जो लॉकडाउन पीरियड था इसमें, क्योंकि उससे पहले पता है लोग क्या कहते थे, ठीक है कर लेंगे, ठीक है कर लेंगे, कोई सेफ्टी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मतलब गवर्नमेंट ने इतनी कोशिश की चीजों को एक्सप्लोर करने की, बट हम लोग अपने ट्रेडिशनल मेथड पे भी ज्यादा फोकस करते थे। बट ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड इन चीजों का बहुत यूज देखने को मिला। बहुत यूज कैसे देखने को मिला कि आपने ये देखा होगा कि रिचार्ज कराना है, मान लो सारे शॉप्स बंद है, गरीब अगर एक पर्सन के पास भी पेटीएम है ना, तो सारे उसके घर के बाहर लाइन लगा लेंगे, पेटीएम से रिचार्ज कर दे, पेटीएम से रिचार्ज कर दे, ठीक है। ये सब चीजें आपने कोरोना जो लॉकडाउन था इसमें महसूस की होगी कि हमारे लिए मोबाइल ऐप जो है वो इतने इम्पोर्टेंस क्यों रखते हैं, ठीक है। हमने इतना बात किया कि ये सब हम करते हैं। अब हम बात करते हैं, मैंने बोला था कि USSD, आपने इसके बारे में कभी नहीं सुना होगा, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इसके साथ एक माइक्रो ATM को भी डिस्कस करेंगे कि पेमेंट थ्रू माइक्रो ATM हम कैसे करते हैं। USSD को अगर हम डिस्कस करें, ठीक है, तो सबसे पहले USSD की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। USSD की फुल फॉर्म क्या होती है, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस, ठीक है, ये होती है इसकी फुल फॉर्म। अब ये सबसे अलग कैसे है, अभी तक हमने जितने भी डिस्कस किए थे, जैसे मोबाइल ऐप डिस्कस किया था कि पेमेंट थ्रू मोबाइल है, हाँ वो बहुत इजी है, वो बहुत कन्वीनियंट है, बट उसका एक ड्रॉबैक क्या है, उन ऐप्स को यूज करने के लिए आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए, आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। बट इंडिया की जो मोस्ट पॉपुलेशन है वो विलेजेस में रहते हैं, तो इस केस में विलेज में भी कैशलेस ट्रांजेक्शन के स्कोप को लाने के लिए USSD लॉन्च किया गया है, जिसकी फुल फॉर्म है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। इसमें होता क्या है, ना तो आपको स्मार्टफोन चाहिए, ना आपको इंटरनेट चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आपके पास अगर आपका कीपैड वाला फोन भी है ना तो वो भी चलेगा। करना क्या है, उसमें ये नंबर डायल करना है *99#। जैसे ही आप डायल करेंगे उसके बाद आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, फर्स्ट 4 digit of your bank account and first 4 digits of IFSC code of your bank, ठीक है। जैसे आप ये नंबर डायल करेंगे *99#, ये नंबर आप जैसे ही डायल करेंगे उसके बाद आपसे पूछा जाएगा पहले 4 डिजिट आपके बैंक अकाउंट के और पहली 4 डिजिट की आपकी IFSC कोड की, जो आपका बैंक का कोड है। जैसे अगर हम बात करें BOI की, तो BKI00 समथिंग जो भी स्पेशल ब्रांच होता है वो होगा। BK क्या है, सॉरी BOI ये बैंक ऑफ इंडिया शो कर रहा है, SBI का है, SBI लिखा होगा, कैनरा का होगा तो CNB लिखा होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा होगा तो BOB लिखा होगा, ठीक है। ये सब क्या है, आपके IFSC कोड की स्टार्टिंग होती है, यहाँ से IFSC कोड आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद क्या है, आपके पास आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, और मोबाइल नंबर कौन सा, वही जो आपके बैंक में रजिस्टर्ड है, ठीक है। वहां पे क्या आएगा आपके पास, MPIN मोबाइल पिन आएगा, जो क्या है कॉन्फिडेंशियल, जो मतलब
पेटीएम में ओटीपी आता है, अगर आप ऑनलाइन कोई फॉर्म भर रहे हैं तो आपसे ओटीपी पूछा जाता है, वन टाइम पासवर्ड। वैसे ही एमपीआईएन आएगा आपके, और जैसे ही आप ये एमपीआईएन अपने फॉर्म में टाइप करेंगे, डालेंगे, तुरंत ही आपकी क्या हो जाएगी, पेमेंट हो जाएगी। या आपको जो भी सर्विस यूज करनी है वो आप कर सकते हैं। तो देखिए यूएसएसडी एक ऐसा सॉफ्टवेयर था, एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसके थ्रू क्या है, वो पर्सन भी यूज कर सकते थे आपके कैशलेस ट्रांजेक्शन के मेथड को, जिनके पास स्मार्टफोन अवेलेबल नहीं है या इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, या वो लोग क्या है बहुत दूर गांव में रहते हैं जहाँ बैंक में जाना अचानक से संभव नहीं हो सकता। ठीक है, करना कुछ नहीं है इसमें, बस अपने मोबाइल में ये नंबर डायल करना है *99# और आपसे डिटेल पूछी जाएगी, आपका एमपीआईएन जनरेट होगा और आपकी पेमेंट हो जाएगी। ओके, देख लीजिए इसको अच्छे से, स्क्रीनशॉट के लिए इतना टाइम इनफ होता है वैसे। ठीक है, आगे हम डिस्कस कर रहे हैं पेमेंट फ्रॉम माइक्रो एटीएम। पेमेंट माइक्रो एटीएम, माइक्रो मतलब क्या होता है, छोटा। ठीक है, छोटे एटीएम से कैसे, आपने सुना होगा कि आपको जो है अपने अकाउंट को आधार वेरीफाई रखना है, आधार से लिंक करवाना है, आधार जुड़वाना है, पैन कार्ड जुड़वाना है। ये इसके लिए होता है पेमेंट फ्रॉम माइक्रो एटीएम के लिए। क्या होता है इसमें, देखिए अगर आपका आधार कार्ड नंबर आपके पास है और वही आधार कार्ड नंबर आपका जो है रजिस्टर्ड भी है बैंक में या आपका कनेक्ट है आपके बैंक अकाउंट से, तो आप आधार कार्ड की मदद से भी ना पैसा ट्रांसफर करवा सकते हैं। बस कुछ नहीं करना, आप कॉमन सर्विस सेंटर पे जाइए या ई मित्र जो आपके यहाँ मोस्टली वर्डिंग यूज होती है, ई मित्र के पास जाइए, अपने फिंगर्स को स्कैन करवाइए और आप वहां से इजीली क्या है थ्रू योर आधार कार्ड आप क्या कर सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें आपको एटीएम की भी नीड नहीं। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा निकल के आया है, ये करंटली ही यूज होना शुरू हुआ है पेमेंट थ्रू माइक्रो एटीएम। अब हमने इसके 7 मेथड डिस्कस किए, चेकबुक से, स्वाइप मशीन से, इंटरनेट बैंकिंग से, मोबाइल ऐप से, एटीएम से, माइक्रो एटीएम से और यूएसएसडी से। ठीक है, ये सभी क्या है, मेन इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आपके यूज होते हैं कैशलेस ट्रांजेक्शन में। अब आगे जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या रहेंगे कैशलेस ट्रांजेक्शन में। ठीक है, हम आगे क्या डिस्कस कर रहे हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ओके, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो पहले हम बात करते हैं एडवांटेजेस की। देखिए एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो पहले एडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट क्या है, सेविंग ऑफ वेल्थ एंड टाइम। अगर आप कैशलेस ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, आपका पैसा और समय दोनों बच रहे हैं। कैसे, मान लीजिए आपको बैंक जाना है, बैंक आपके घर से बहुत दूर है, तो सबसे पहले बात तो आप वहां जाने के लिए कोई मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे, वहां जाके लाइन में लगेंगे, ये सब करेंगे, तो उससे क्या है आपका टाइम और पैसा दोनों बच रहा है, क्योंकि आप घर बैठे बैठे ही सारा काम वहां कर रहे हैं। सेकंड क्या है, फ्रीडम फ्रॉम कीपिंग मनी इन कैश। आपको आजादी मिल गई है, जरूरी नहीं है हर वक्त आपको क्या हो पैसा अपने पास रखना हो कैश के फॉर्म में। ठीक है, थर्ड रिड्यूस प्रेशर ऑन बैंक। बैंक पे भी इससे प्रेशर कम हो जाता है। कैसे, आपके पास एटीएम है, आप डायरेक्ट एटीएम से जाकर विड्रॉ कर लीजिए, आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा बैंक के स्टाफ को प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है, उसका यूज कीजिए, आपको बैंक नहीं आना पड़ेगा। इन सबसे क्या है, बैंक पे जो प्रेशर है वो थोड़ा कम हो जाएगा। उसके बाद है रिड्यूस ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग कैसे रुकेगी इससे, ये देखिए क्या होता है, ब्लैक मार्केटिंग में बेचते कितना सामान है और शो कुछ कम करते हैं, तो उससे क्या है, अगर आपने कुछ सामान खरीदा है या कुछ बेचा है और थ्रू कैशलेस ट्रांजेक्शन आपने पेमेंट की है, तो आपके हर एक ट्रांजेक्शन जो है गवर्नमेंट के पास सिक्योर होती है, उनके पास उसका डाटा होता है, तो वहां से ब्लैक मार्केटिंग होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। ठीक है, टैक्स का भी काफी फायदा होता है यहाँ से। और उसके बाद इलीगल एक्टिविटीज को भी कम किया जा सकता है। कैसे, मैंने भी बोला ना कि हम मान लीजिए सामान, दुकानदार क्या करते हैं, सामान होता तो 500 रुपए का, बट आपको 600 रुपए में बेचते हैं। क्यों, क्योंकि मनमानी प्राइस पे बेचते हैं। और वही अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू करें, कैशलेस के थ्रू करें, तो आप 4 जगह से पता करके फिर एक जगह से लेंगे। ओके, तो क्या होगा, एक तो आपको वो फायदा होगा, दूसरा क्या हुआ, जो दुकानदार वाली बात करें अगर वो 500 का सामान 600 में बेच रहा था, बट दिखा
ट्रांजेक्शन से आपकी रिड्यूस हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर आपने ऑनलाइन वो पेमेंट की है, अगर आपने 500 पे किया ना तो उसके अकाउंट में 500 ही गए वे शो होंगे, और अगर आपने 600 पे किए हैं तो 600 शो होंगे। ये सब क्या है, इसके एडवांटेजेस हैं। ठीक है, ये तो इसके एडवांटेजेस थे, बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला जो आपके माइंड में आना चाहिए तो सबसे पहले ये है कि वो लोग जो अनपढ़ है ना, उन्हें ही मेथड से कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता क्या है। जिनको मोबाइल नहीं चलाना आता वो कैशलेस ट्रांजेक्शन कैसे कर लेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले इसके डिसएडवांटेज यही रहेगा कि जो इलिटरेट लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, उनको इसका कोई भी मतलब नहीं है। उनके थ्रू तो चाहे ये हो चाहे ना हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकेंड क्या है, चांसेस ऑफ फ्रॉड। जो कैशलेस ट्रांजेक्शन है या जो ऑनलाइन मेथड्स होते हैं ट्रांजेक्शन के, उनमें ना फ्रॉड के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि कई सारे जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो एक्टिव रहते हैं इन प्लेटफॉर्म पे, और वहाँ से चांसेस ऑफ फ्रॉड बहुत ज़्यादा रहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ से तो पेमेंट कर दी, बट आगे पेमेंट नहीं पहुँची, वहाँ से पेमेंट हो गई, आपके पास नहीं पहुँची, ये सब होता है कई बार। तो फ्रॉड के चांसेस भी बहुत रहते हैं, ये इसके डिसएडवांटेजेस ही हैं। थर्ड क्या है, यूजलेस एंड महंगी एक्टिविटीज। कई सारी एक्टिविटीज ऐसी होती है जिनमें ना इस ट्रांजेक्शन का कोई लेना देना नहीं होता कैशलेस का। जैसे आपको सब्जी वाले से सब्जी खरीदनी है, थोड़ी ना आप उसका बैंक अकाउंट की डिटेल अपने पास रखेंगे। आप दूध वाले से दूध ले रहे हैं, उसके बैंक अकाउंट डिटेल थोड़ी ना अपने पास रखेंगे कि हाँ मैं तुमसे ले रहा हूँ, लो आज का मैंने तुम्हारा ट्रांजेक्शन कर दिया। ठीक है, तो कई ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जहाँ पे कैशलेस हम यूज ही नहीं कर सकते। ओके, फोर्थ, लैक ऑफ एक्सपेंडिंग बैंकिंग फैसिलिटीज। जो बैंकिंग फैसिलिटीज है वो अच्छे से एक्सपेंड भी नहीं है। कैसे? कई गांव ऐसे हैं जहाँ बैंक ही नहीं है। अगर वहाँ बैंक ही नहीं है तो वहाँ कैशलेस ट्रांजेक्शन का सवाल ही पैदा होगा। कैसे होगा? वही नहीं कर सकता। तो अगर इंडिया में बैंक की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है प्रॉपर, तो वहाँ पे कैशलेस ट्रांजेक्शन पे कैसे रन करेगा? फिफ्थ है लैक इफेक्टिव रूल्स अगेंस्ट साइबर क्राइम। ये सबसे बिगेस्ट डिसएडवांटेज है। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन हम फ्रॉड रोक नहीं सकते, और उन फ्रॉड को रोकने के लिए और क्रिमिनल को पनिशमेंट देने के लिए हमारे पास प्रॉपर लॉज भी अवेलेबल नहीं है। और अगर लॉ भी अवेलेबल नहीं है तो जो नॉर्मल पब्लिक है वो अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रही। अगर पब्लिक अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रही तो वो कैशलेस ट्रांजेक्शन को यूज करने से अवॉइड करेगी, उससे दूर रहना ज़्यादा पसंद करेगी। ठीक है, तो ये इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। होप्स आपको ये बहुत ईजिली क्लियर हो गए होंगे। तो आज